मेरा नाम हिमांशु बाजपेयी है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। कहानियाँ जो हमें हमारे समाज के, हमारे समय के, हमारे इतिहास के, हमारी सभ्यता के, हमारी संस्कृति के करीब लाती हैं। कभी भूले से भी अब याद भी आती नहीं जिनकी, वही किस्से ज़माने को सुनाना चाहते हैं हम। तो कहानियाँ मैंने बहुत सी सुनाई। झांसी की रानी की कहानी, सुभाष चंद्र बोस की कहानी, काकोरी एक्शन 1925 की कहानी, शायर कैफी आज़मी और साहिल लुधियानवी की कहानी। लेकिन आज मैं आपको यहाँ अपनी कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी जिसका मर्म है, जिसका मूल विचार है कि दोस्ती जिंदगी के लिए अहम नहीं है, अनिवार्य है। और ये दोस्ती सिर्फ किसी हमारे हम उम्र, हमारे जैसे मान मर्तबे वाले उसी शख्स के साथ नहीं हो सकती है। ये दोस्ती किसी कमज़ोर पड़ते बूढ़े के साथ भी हो सकती है और किसी शहर के साथ भी हो सकती है। ये है मूल विचार। मैं आपको शुरू से शुरू करता हूँ कि मैं पैदा हुआ लखनऊ के, पुराने लखनऊ के एक पुराने इलाके राजा बाज़ार में। और मुझे बहुत कम उम्र में, यानी होश संभालने के साथ ही एक चस्का लग गया, कुछ ख़ास किस्म के बुज़ुर्गों की सोहबत का चस्का। ऐसे बुज़ुर्ग जो बहुत अच्छी बातचीत करते थे, जिनकी गुफ्तगू बड़ी शायराना होती थी, जो किस्से सुनाते थे तो आपको दूसरी दुनिया में ले जाते थे, और जो बातचीत को, गुफ्तगू को एक शास्त्र मानते थे, एक कायदा मानते थे, यानी उसकी संजीदगी का पूरा ख्याल रखते थे। और मैं बहुत कम उम्र में जब इनको सुनता था तो हैरान होता था कि इनकी गुफ्तगू में ये जादू कैसे है। फिर इन्हीं लोगों से मुझे ये पता चला कि ये जादू इसलिए है क्योंकि ये लखनऊ से हैं। और उस दिन मैंने ये जाना कि जिस शहर में मैं रहता हूँ वो कोई मामूली शहर नहीं है, उसमें कुछ अलग है। और उस शहर की कुछ खासियतें हैं जिनमें से सबसे ख़ास है उसकी ज़बान, उसका बयान। और फिर ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रियलाइजेशन था, सबसे बड़ा बोध था, क्योंकि यही रियलाइजेशन मुझे अनजाने में उस राह पे ला रहा था जिस पे मैं आगे ज़िंदगी भर चलने वाला था। ये उस लखनऊ से मेरी पहली मुलाकात थी कि जिसे आज मैं ओढ़ता बिछाता हूँ, जिसके लिए जीता मरता हूँ। और गौर फरमाएं कि मेरी ये पहली मुलाकात इस लखनऊ से किसी लाइफ कोच ने, किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने, किसी सद्गुरु ने नहीं करवाई थी। बेहद आम बुजुर्गों ने करवाई थी, जिनमें से ज़्यादातर दुनियावी पैमानों पर कामयाब नहीं थे, उनके सरों पर उजाले नहीं थे। ज़्यादातर लोग नाकाम ही समझे जाएंगे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि दोस्ती किसी नामुराद आशिक से भी हो सकती है, किसी नाकाम आदमी से भी हो सकती है, बशर्ते आप उस दोस्ती को सहेजना जाने। वो दोस्त जो आपके अंदर एक भरोसा पैदा करे और उस भरोसे को निखारे, संवारे। तो हुआ ये कि दोस्ती तो मेरी लखनऊ से हो गई। अब दोस्ती जब हुई और पहली मुलाकात इतनी दिलचस्प थी तो मैंने लखनऊ को और जानना शुरू किया। एक चस्का सा हो गया, एक हौंका सा हो गया, जिसे लखनऊ की ज़बान में कहते हैं कि इसको और जाना जाए, कि अगर ये शहर इतना ख़ास है तो फिर इसको समझा जाए और उस विशिष्टता बोध का एहसास किया जाए कि भाई मैं किस ख़ास शहर में रहता हूँ। तो फिर अखबारों में जहाँ लखनऊ मिला उसको पढ़ गए, बुज़ुर्गों से सोहबत में जो कुछ सीखा उसको जान गए, कुछ किताबें जो मिली उनको पढ़ गए। और इस तरह से एक जान पहचान, एक पहली मुलाकात जो लखनऊ से थी वो एक दोस्ती में बदल गई। लेकिन मुश्किल ये थी कि ये दोस्ती मैं अपने दिल ही में पाल रहा था, बाहर किसी से इस एहसास का बयान तो कर नहीं सकता था, क्योंकि बाहर जो दुनिया थी उसमें किसी को ना इसमें दिलचस्पी थी, ना इसकी समझ थी, और ना इसे कोई सुनना चाह रहा था। तो जैसा कि हमारे यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि सबसे बड़ा दुख क्या है? न समझे जाना। और सबसे बड़ा सुख क्या है? समझ लिए जाना। तो मेरा ये जो सबसे बड़ा दुख था, ये सबसे बड़े सुख में तब बदला जब मेरी ज़िंदगी में एक दोस्त आया, आशीष।
बचपन का मेरा एकमात्र दोस्त, उसने मुझे सुना और इस दिलजमई, इस कन्विक्शन और इस खुलूस से सुना कि मुझे वाकई ये एतबार हुआ कि जो मैं कह रहा हूँ उसे सुना भी जा सकता है और पूरी दिलचस्पी से, पूरी तन्मयता से सुना जा सकता है। तो आशीष, इसने ही मेरे अंदर ये भरोसा पैदा किया कि भाई एक पूरी दुनिया जो मेरे अंदर आबाद है लखनऊ की, वो पूरी दुनिया को भले ही बेकार लगे लेकिन वो किसी एक आदमी के लिए बहुत काम की है। और फिर उसी ने ये भरोसा दिया कि अगर वो किसी एक के लिए काम की है तो अनेक के लिए भी काम की होगी। और फिर आशीष ने ही इस बात को कि मुझे लखनऊ को पढ़ने में, लखनऊ की बातें करने में, लखनऊ के किस्से सुनाने में लुत्फ मिलता है, इसे निखारना शुरू किया। कैसे किया कि मुझे साइकिल चलानी नहीं आती थी बचपन में, तो मुझे अपनी साइकिल पर लेकर लखनऊ की उन तमाम इमारतों, तमाम गलियों में जाता था। शुरुआत में जो किताबें मैंने खरीदी उनमें आधी पूंजी, आधा पैसा आशीष ने लगाया। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे 2 ऐसे लोगों से मिलवाया जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। पहले कृष्ण बिहारी नूर शायर थे लखनऊ के, और दूसरे योगेश प्रवीण पद्मश्री जो लखनऊ के किस्सा गो, लखनऊ के हिस्टोरियन थे। जब इनसे मैं मिला तो मुझे ये लगा कि ये राह जो है ये बड़ी हसीन है और इस पर कुछ किया जा सकता है। फिर लखनऊ से मेरी दोस्ती में संजीदगी आ गई। लेकिन बात वही थी कि ये सब तो अंदर के संसार की बातें थी, ये भावभूमि जो थी अंदर की उसकी बातें थी। बाहर क्या हो रहा था? बाहर वो 9वीं से 12वीं तक का स्कूल, उसमें नंबरों की ऐसी दहशत थी और एग्जाम्स का ऐसा फर्जी भोकाल था कि वहाँ हम जैसे लोग जो उस चक्कर में पढ़ना चाहते नहीं थे, ऐसा नहीं था, लेकिन पढ़ने लायक नहीं थे, तो उनका हौसला बहुत टूट जाता था। अब क्या हुआ कि साइंस का स्कूल, अब मुझे तो भाई ले दे के क्या आता था, ज़बान में मेरी दिलचस्पी थी तो हिंदी मुझे अच्छी लगती थी। जैसे तैसे खैर 12वीं पास कर ली और ये हुआ कि अब बीए किया जाएगा, क्योंकि आर्ट्स के करीब था मेरा मिजाज। लेकिन फिर वही बात, पिताजी साइंस के टीचर थे, अब उन्होंने आदेश दिया कि बीएससी करना है, बीए करके तो लोग कमल जैसे नयन और गुलाब जैसे होंठ यही करते हैं, हालांकि मैं यही कर रहा हूँ। लेकिन गरज ये कि मैं बीएससी में एडमिशन मेरा करवा दिया गया। अब मज़ा तो आता नहीं था, मन बिल्कुल लगता नहीं था, और पहली बार स्कूल में तो क्लास होती थी आधे घंटे की, जब बीएससी में गया तो 1.5 घंटे का लेक्चर होता था। और वो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री मेरे ऊपर से जाती थी। 1.5 घंटे की क्लास में 150 बार मौत आती थी मुझे लगा भाई ये तो नहीं हो पाएगा। जब बहुत परेशान, अच्छा एक मुश्किल और हुई थी कि आशीष, उनका एडमिशन उनके घर वालों ने इंजीनियरिंग में करवा दिया था बहुत दूर, तो अब उनसे भी मुलाकात नहीं होती थी, उनसे बात भी नहीं होती थी। तो अब ये हुआ कि बहुत मायूसी आई, जिसे नासिर काज़मी कहते हैं कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही है। अब ये है मामला कि मैं करूं क्या। फिर दिल ने कहा कि ऐसा है, इमामबाड़े जाओ गोला मार के और वहीं लुत्फ आएगा। फिर उस दिन के बाद से गोला यानी कि बंक करना, तो उस दिन के बाद से एक सिलसिला शुरू हुआ। तो 3 साल तक वो सिलसिला लगातार चला और मैं हर दिन किसी इमामबाड़े में, किसी मॉन्यूमेंट में, किसी पार्क में नजर आता था। अब यूं तो मैं वक्त बर्बाद कर रहा था, लेकिन बर्बाद किया वो वक्त मेरे बहुत काम आया। इस पूरे दौर के दौरान मैं ऐसे ऐसे लोगों से, ऐसे ऐसे किरदारों से मिला कि मुझे ये समझ में आ गया कि हर इंसान के चेहरे पर एक रूदाद, एक कहानी लिखी हुई है। हर इमारत की पेशानी पर एक कहानी लिखी हुई है, बशर्ते कि आप अहले नज़र हों, उसे पढ़ सकें। तो बीएससी तो ऐसे गुजार दी। बीएससी के बाद फिर थोड़ा सा हौसला आ गया था, बगावत का एक जज्बा आ गया था, तो लगा कि अब एमएससी नहीं करना है, पत्रकारिता करनी है, क्योंकि इजहार से रिलेटेड कुछ था, अभिव्यक्ति वाला। पत्रकारिता कर ली, पढ़ाई कर ली, नौकरी ज्वाइन कर ली। अब यहाँ फिर बात वहीं पे आ गई कि नौकरी जो थी उसमें अजीबोगरीब खबरें करनी पड़ती थी, वहाँ फिर मेरा मन नहीं लग रहा था। ऊपर से एडिटर जो था वो बहुत डांटता था, डेडलाइन का खूनी पंजा जो है वो गर्दन दबोचने को तैयार रहता था। फिर बात वहीं आई कि भाई क्या किया जाए। अब इस वक्त ये बहुत अहम मरहला था जब अंकित नाम का एक दोस्त मेरी ज़िंदगी में आया जो दास्तान गोई करता था।
तो लखनऊ आए थे अंकित अपनी दास्तान गोई का शो लेकर, और मैं उसको कवर करने गया था रिपोर्टर के बतौर। वहां मुझे पहली बार पता चला कि कोई आर्ट फॉर्म होती है जिसमें कहानियां सुनाई जाती हैं। पहले मैं जानता था नाम से कि एक आर्ट फॉर्म होती थी पुराने ज़माने में जो लुप्त हो गई है, लेकिन अंकित ने उस दिन ऐसा परफॉर्म किया कि मेरे सामने दास्तान को जिंदा कर दिया। खैर, नौकरी तो चल ही रही थी। एक दिन अंततः वो नौकरी मुझे छोड़नी पड़ी, क्योंकि अगर मैं नहीं छोड़ता तो लात मार के निकाल दिया जाता। अब जब छोड़ दी नौकरी तो अब क्या किया जाए। तो अंकित ने हमसे कहा, अंकित से दोस्ती हो गई थी, अंकित ने कहा कि भाई आप दास्तान क्यों नहीं करते हैं। मैंने कहा भाई मेरी आवाज़ भी बिल्कुल दम नहीं है उसमें, और थिएटर मैंने कभी किया नहीं है, और मेरे तो पैर कांपते हैं स्टेज पे जाने से। तो मैंने ये तय किया कि मैं पीएचडी करूंगा लखनऊ का कोई टॉपिक लेके। एडमिशन हो गया, टॉपिक भी मिल गया। पीएचडी जब करने पहुंचा तो लगा ये तो अलग ही दुनिया है, और एकेडमिक्स के कायदे कानून और इतनी लाल फीताशाही और नौकरशाही और बालूशाही और पता नहीं क्या क्या। मुझे लगा ये नहीं हो पाएगा। फिर अंकित से मैंने कहा कि भाई बहुत मुश्किल है, मज़ा नहीं आ रहा है। तब अंकित ने कहा कि भाई आप दास्तान करें, क्योंकि दास्तान गोई के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब तो आप में है, तलफ़ुज़, शायरी, किस्से, बातें। और फिर मैंने ये विचार किया कि वाकई जिन चीज़ों को मैंने अनजाने में बचपन से अपने अंदर जमा किया है वही सारी चीज़ें तो दास्तान गोई में इस्तेमाल होती हैं। फिर लगा कि मज़ा तो वैसे भी नहीं आ रहा है, एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। अंकित से मैंने कहा कि भाई मैं कैसे करूँगा, मैंने कभी थिएटर नहीं किया, स्टेज पे तो बोला ही नहीं हूँ कभी, मुझे तो कभी बचपन में घर में नहीं सुना किसी ने, तो सामने कौन सुनेगा। अंकित ने कहा कि मैं सिखाऊंगा, और अंकित ने ये कहा कि मैं सिखाऊंगा तो कई बार हम लोग जोश में कोई वादा कर देते हैं, उत्साह में, लेकिन आगे उसे निभा नहीं पाते हैं। अंकित ने बिल्कुल निभाया, और फिर वो सिलसिला शुरू हुआ सीखने का। फिर 2 साल की मेहनत हुई, और उस 2 साल की मेहनत में मैंने ये समझ लिया था कि वाकई यही तो एक चीज़ है जिसके लिए मैं किसी हद तक लायक हो सकता हूँ, वरना बाकी तो मैं दुनियावी पैमाने पे नालायक ही रहा। हमारे एक टीचर थे, जब बच्चों से पूछा जाता था कि तुम क्या करोगे आगे, और बच्चे अपनी अपनी बात बताते थे, तो वो कहते थे कि ये कुछ नहीं करेगा, पागल हो जाएगा और लखनऊ लखनऊ करता हुआ खंडहरों में घूमेगा। मेरे जो जर्नलिज्म में कलीग थे वो कहते थे तुम जर्नलिज्म में बेकार आ गए, तुम्हें तो इमामबाड़े में गाइड बन जाना चाहिए। तो अब मुझे लगा कि यार ये चीज़ हो सकती है। और फिर पहली दास्तान जो मैंने की, मजाज लखनवी की दास्तान, लखनऊ के शायर, उर्दू शायरी के कीट्स, और वो पहली ही दास्तान करने के बाद जो आनंद मुझे मिला, मैं सुख की बात और खुशी की बात नहीं कर रहा हूँ, खुशी और सुख तो बाहर की चीज़ें हैं, आनंद का संबंध आपके जहन से है। तो जो आनंद मुझे मिला और जो प्यार मुझे मिला, उसने फिर ये तय कर दिया कि ये काम आगे किया जा सकता है। और सबसे ख़ास थी उस दिन हमारे पिताजी की एक चिट्ठी, छोटी सी, कि हिमांशु मुझे आज तक समझ में नहीं आता था कि तुम क्या करते हो, लेकिन आज जब तुम्हें सुना तो लगा कि तुम जो करोगे अच्छा ही करोगे। ये शहर का इश्क था जिसे दुनियावी पैमाने पर अच्छा नहीं समझा जाता था। उसे कहता था ये शहर लखनऊ लखनऊ करके क्या हासिल होगा। मुझे पता नहीं था कि मैं आगे क्या करने जा रहा हूँ। फिर खैर दास्तान गोई का सिलसिला शुरू हुआ, अंकित के साथ जोड़ी जमी, बहुत सारी दास्तानें की, बहुत सारे शो किए, हिंदुस्तान में भी किए, बाहर भी किए, सब सही चल रहा था। और अंकित ने ही ये भरोसा दिलाया कि भाई अब आप फुल टाइम दास्तान गोई कीजिए, पीएचडी खत्म हो तो नौकरी वोकरी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप फिर वही कहेंगे कि आपको मज़ा नहीं आ रहा। तो फिर ये तय कर लिया था, पूरा खाका तैयार था। 9 मई 2018 मेरी पीएचडी का फाइनल वाइवा था, मैं डॉक्टरेट अवार्ड होने वाली थी। उस दिन खुशी का दिन था, लेकिन अपार दुख लेकर आया। अंकित मेरे दोस्त, मेरे अजीज, एक हादसे में इंतकाल फरमा गए। मुझे कुछ देर तो समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। मुझे लगा कि यार ये क्या हुआ। जो जिस इंसान पर दुनिया टिकी थी आपकी, वो इंसान ही नहीं रहा। अब क्या होगा। वो एक मौत की जो भयावह स्तब्धता थी, जो भयानक खामोशी थी, उसको मैंने पहली बार महसूस किया। अंकित की मौत के एहसास ने मौत को इतना करीब कर दिया मेरे कि मुझे लगा कि मैं अपनी मौत के एहसास से होकर गुजर रहा हूं। काफी दिन तक ऐसे ही पड़ा रहा। फिर लगा कि यही एक काम जो मेरी रूह की निजात है, अगर मैंने नहीं किया तो फिर जिंदगी तबाह हो जाएगी।
और अंकित तो नहीं थे मेरी रहनुमाई करने के लिए, लेकिन वो ख्वाब जो हमने और अंकित ने साथ में देखा था कि कहानियों की बहार को वापस लाना है, ओरल कल्चर को वापस लाना है, शहरों में खास तौर पे। शहरों में थिएटर तो था, लेकिन कहानी सुनाने की जो पूरी एक बहार थी ऑडियंस में, वो नहीं थी उस वक्त तक। फिर वो काम धीरे धीरे शुरू किया, क्योंकि अंकित ने हमसे कहा था पहले दिन के करते रहो, हो जाएगा। वो किया, शुरू हो गया। 2019 में मेरी लखनऊ के किस्सों की किताब छपी, किस्सा किस्सा लखनऊआ, बहुत सराही गई, बेस्टसेलर हुई, साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार मिला। किस्से किन लोगों के थे? उन्हीं आम लोगों के कि जो मुझे बचपन में मिले थे, जो मुझे गोला मारकर बीएससी के दौरान इमारतों में बैठने के दौरान मिले थे। तो ये किस्से नवाबी किस्से नहीं थे, ये अवामी किस्से थे। और उसके बाद फिर सब कुछ सही होता रहा और कुछ सालों बाद मुझे प्रज्ञा मिली। उनके साथ फिर से एक सिलसिला शुरू हुआ। उन्होंने उन सपनों को जिंदा किया, ताज़ा दम किया जो अंकित के साथ देखे थे। कुछ नए सपने भी हमने साथ में देखे और उनके आने से ये सफ़र आसान हुआ, सुंदर हुआ। और लॉकडाउन में जब फिर से एक मुसीबत आई और फिर से ये सवाल पैदा हुआ कि क्या आगे कभी दोबारा हम परफॉर्म कर भी पाएंगे, या कभी ये जो फुल टाइम दास्तान गोई करने का जो फैसला था ये सही था या नहीं। उस वक्त भी प्रज्ञा ने हमसे कहा कि ऐसा करते हैं, नई दास्तानें लिखते हैं, और लिखने में हम इतना मुब्तला हो जाएंगे कि हम इस मायूसी से बच पाएंगे, और जब खत्म होगा लॉकडाउन तो हमारे पास परफॉर्म करने के लिए बहुत दास्तानें होंगी। तो उन 2 सालों में जब कुछ भी नहीं हो रहा था तो हमने 15 नई दास्तानें लिखी जो आज हम सुनाते हैं। तो ये मेरी कहानी है। कुछ उपलब्धियां हैं जो मुझे बात करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन चूंकि मैंने इतना संघर्ष आपको गिनाया तो कुछ हासिल भी गिनाता हूं कि वो मेरे इंट्रो में भी गिनाया गया कि विदेश यात्रा मैंने इसी के ज़रिए से की। हार्वर्ड ने मुझे बुलाया, सीक्रेट गेम्स में गया, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया। कुल मिलाकर बात हासिल सिर्फ ये है कि जो शहर का इश्क था और शहर से दोस्ती थी, जिसे समझा नहीं जा रहा था कि इससे आगे क्या होगा, वही इश्क, वही दोस्ती मुझे अपनी मंजिल मकसूद तक ले गई। तो मुझे सिर्फ ये समझ में आता है कि मैं सबसे ये कहूँ कि आपका शहर जो है वो अपने आप में एक पूरा किरदार है, उससे दोस्ती करें और उसके किस्से जो हैं वो ले जाएं लोगों तक। मैं जो किस्से लेकर गया वो उन लोगों के किस्से थे कि जिन लोगों के बीच में बड़ा हुआ था। तो मैं फिर से वही बात कहूँगा, 30 सेकंड है। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है बस वो ही सबसे हंसी है। उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबां कल हो ना हो। तो मैंने लखनऊ का हाथ थामा, ढूंढे कि किसका हाथ जो है वो आपको सुकून की तरफ ले जाता है। शुक्रिया।